आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ ऐसी संस्था में जिसने अभी अपनी स्थापना के 100 वर्ष भी हाल में ही मुकम्मल। आपने मेरे बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है, सुन रखा है, जानते हैं, ये भी जानते हैं आप सब राष्ट्र और सूरा भी हैं। दुनिया बहुत बदल चुकी है और हर क्षण हर लम्हे बदलती है। बदले हुए समय में मेरे बारे में पढ़ना जानना और भी जरूरी है। वैसे आप सब वाकिफ जानते हैं, मेरी भांति परिचित हैं, लेकिन आज मैं अपनी लाइफ के उन एक्सपीरियंस को शेयर करने आया हूँ कि जिनकी वजह से, जिनके कारण मैं भीमा से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हो गया। क्षितिज भाई आएंगे। चल कहानी सुनते हैं। ये कहाँ समझने वाले हैं? मंद बुद्धि रहते हैं और ये ठहरे है। अरे तो फिर आप किस लिए आचार्य जी, आप ही समझा दीजिए। किसी विशेष जाति में पैदा होने से कोई मंद बुद्धि या बुद्धिमान नहीं हो जाता, और जब तक अवसर न दिया जाए तो वे बदलेंगे कैसे? आपका ये ढंग मुझे समझ में नहीं आता। एक तरफ तो आप अंग्रेजों का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के विचार सबको समान अवसर दो, सबको पढ़ाओ, सब बराबर हैं। अरे काय के बराबर हैं? अरे तो अंग्रेजी हुकूमत की हर बात पूरी हो ये जरूरी तो नहीं, और आज भीमा को पढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा, पर इनकी आने वाली पीढ़ियां बदलेगी कैसे? हाँ, दीजिए अवसर। कल को यही आपके सिर पर चढ़कर नाचेंगे। बड़े आय दार्शनिक, हमें बराबरी सिखाने वाले शास्त्रों के विधान का कुछ ख्याल है कि नहीं?
जात पात पूछत नहीं, पूछत न ऊंच नीच। हवा बहे सबके लिए, सबके आंगन बीच कबीरा, सबके आंगन बीच। अर्थात बच्चे, हवा तो हवा है, किसी का जात किसी का मजहब कोई ऊंच नीच नहीं देखती। हवा तो सबके आंगन में, सबकी सांसों में, हर जगह हवा है। बेटे हवा बनना एक दिन, हवा बनना। न माशूक न मौला, मेरा ही अकेला। मेरे देश में तो खुदा की हवा है, मेरे देश में तो खुदा की हवा है। हवा है, हवा है, ये दुनिया हवा है, हवा है, हवा है, ये मैं कहती हूँ एक बार गांठ बांध लो। अंग्रेज अगर चले भी जाए ना तो भी कुछ नहीं होने वाला। मंदिर आज भी नहीं जा सकते, कल भी नहीं जा पाएंगे। डॉक्टर आज भी नहीं बुला सकते, कल तो कैसे डॉक्टर बुला पाएंगे। अरे ताई ऐसा मत बोल, पहले ही अंग्रेजों को जाने दे, फिर देखना सब बराबर हो जाएंगे। अपन लोग भी समझी। मुझे तो कोई सहारा दिखाई देता है नहीं। अभी वही कल की बात देख लो, कैसे पिटवाया ना पंडित जी ने नाचक को। बात बस इतनी सी कि बकरियों ने मंदिर के नाले से पानी पी लिया। काकी, काकी, आज भी उन्होंने मुझे खेलने नहीं दिया। कहते हैं आई मना करती है। आप ही बताओ, कोई आई मना करती है क्या? अरे बीमा, इधर आ। कोई आई मना नहीं करती बीमा, किताबों में ऐसा लिखा है। इधर आ। कौन सी किताब में? वही पंडितों की किताब में ऐसा लिखा है। लिखा है हमारा जन्मना ही पाप है पाप, हम इंसान थोड़ी हैं। अरे ताई कर, बस शुरू हो जाती है कहीं भी। मैं तो कहती हूँ भगवान किसी को अछूत बना के पहले ये करता है दुनिया में। काकी, देखना काकी, और बड़े होके ना एक ऐसी किताब लिखूंगा जहाँ पे सामने लोग देखोगे। कोई बड़ा नहीं रहेगा, कोई छोटा नहीं रहेगा, सब बराबर होंगे। हाँ लिख लेना तू। मैंने अपने भैया से मिले, अंदर आया, तेरे लिए कहीं इतनी लाया है। भैया है? आ गया बीमा तो? हाँ भैया। ये देख बीमा, चिट्ठी नहीं है, घूमने का टिकट। टिकट? हाँ, बाबा ने लिखा है वो किसी काम के कारण इस बार घर पर नहीं आ पाएंगे, तो छुट्टियों में उनके पास जाने वाले हैं। मतलब भैया मैं रेलगाड़ी में बैठूंगा, हाँ तब तो बड़ा मजा आएगा। हाँ बीमा। काकी, आप भी चलोगी ना हमारे साथ? अरे नहीं, तेरे बाबा ने सिर्फ तुझे बुलाया है, तुम लोगों को बुलाया है, तू जा। बस काकी, आपका इतना ध्यान कौन रखेगा? अरे मैं हूँ काकी का ध्यान रखने के लिए, तुम लोग जाओ, लेके आओ। ठीक है माँ जी, चल बीमा, मैं तेरे को नए कपड़े दिलाता हूँ। क्या हुआ? तेरे मुंह पे उदासी क्यों? अरे सारे बीमा से ही तो नजरने हैं। अब वो भी अपने बाबा के पास चला जा रहा है। जब बीमा सामने होता है, तो लगता है इसको सब संभाल लेगा।
कभी माने थी। और अगर वो और कभी मुझे ये डर भी लगते रहते हैं कि कहीं अगर रीमा को कुछ हो गया या फिर वे अपने माँ बाप के पास चला गया तो मैं कैसे संभालूंगी अकेले। मैंने तो सोचती बहुत है, सोच सोच के बीमारियां लगवा लेती है। बाजी घर चलो जल्दी, बाजी ठीक है, तुमको लोगों की चोट लगी है। तो मैं समझा के थक गई हूँ। जब तक अंग्रेजों की गोलियां नहीं खाएंगे ना, समझने वाले नहीं है। अरे चल बाजी ठीक है बाजी। और इसी तरह रीमा को पहली बार रेल यात्रा करने का अवसर मिला। कहते हैं मौके यूं ही नहीं होते, चाहे अच्छे हो या बुरे। आपकी किस्मत बदले, सोचने का ढंग बदले। इसी तरह रीमा के साथ भी कुछ यही होने वाला था। रीमा का पहले रेल यात्रा में उसके साथ यही होने वाला था। रीमा के सोचने का ढंग बदलने वाला था, उसकी किस्मत बदलने वाला था। टीटी से गोरेगांव जाना है साहब। ये क्या सब बच्चे ही हैं, क्या कर रहे हैं? हमें तो लेने आने वाले थे, नहीं आए हैं और हमें गोरेगांव का रास्ता ही नहीं मालूम है। अरे तो जाइए स्टेशन के बाहर कहीं घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी कुछ स्टार्ट कीजिए और निकल जाइए। हमने पूछा था पर सबने जाने से मना कर दिया। मना कर दिया। क्या नाम है? जी भीमराव, और जा हम महान हैं। मना कर नहीं देगा, अपना व्यवस्था करके आना है। सब अब क्या करें? दूर रहो। आप भी मत मदद करें। अब हम यहाँ किसी को जानते भी नहीं हैं। कहीं सामान हो गया तो। क्या चाहिए? हमारे क्या चाहिए? जी अगर कोई गाड़ी हो जाती तो हम थोड़े कम चले जाते, और अगर ज़्यादा दूर ना हो तो हम पैदल भी चले जाएंगे। भाई महादेव साहब, देखिए जरा स्टेशन के बाहर कोई गाड़ी वहाँ पर तो बोलिए कि हाँ, इस बात को भी समझ अगर तो आगे और पूरा शास्त्र ज्ञान अभी सिखाओगे, जाओ दे दो ना इनकी साथ दे दे। तो कहाँ से रहने वाले हो? मालेगांव। आपने कब बताया? जी खजांची है बड़े अफसर के। अच्छा, जाना कहाँ था? गोरेगांव। आप हमें पहले चेक किया है कि वो अछूतों को हम अपनी गाड़ी में बिठा के अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करेंगे। आप तो साहब पढ़े लिखे हैं, इन अछूतों को बिठाएंगे। ये बात तो हम भी साहब से कहें। चलिए अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? कल से मुझे कोई सवारी नहीं मिलेगी। चल रही आप कह रहे हैं तो चल लेते हैं। नमस्कार। अरे ये बच्चे हैं, इनको कहाँ जाना था? गोरेगांव। हाँ, इनको वहाँ छोड़ दो। ठीक है? अछूतों को बिठा के साहब हम पूरा धर्म भ्रष्ट करेंगे और आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो अरे इस तरह से एक रात का समय है, हाँ? कौन देख रहा है कि किसको बैठा हुआ है? और किराया भी डबल करके हम जाओ। और एक काम करो, गाड़ी में नहीं क्यों क्यों गाड़ी हाथना आता है? हाँ हाँ आता है। ठीक है, ये गाड़ी हाथ ले लो। सामान अपना खुद उठा कर ठीक है। हाँ चलो रखो गाड़ी में सामान बाहर रखो। महादेव जरा इनको छोड़िए। वो गोरेगांव पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? तो कहीं के लाट साहब इसमें लेके गए, चलना है तो चुपचाप चलो, यहीं बैठे रहो। इस तरह गाड़ी वहाँ मान तो गया, सफर शुरू हुआ।
गाड़ीवान को पता नहीं क्या दया आई जब बच्चों से गाड़ी हाथी नहीं ले, जो भी हुआ आधे सफर जाकर गाड़ीवान को गाड़ी हाथी। और अब जैसा कि अमूमन सफर में होता है, बच्चों को प्यास लगी और प्यास के लिए अपनी पानी की तलाश। गाड़ीवान के साथ बच्चे घंटों तक करते रहे, परंतु अंत में गाड़ीवान को एक चुंगी नजर आई। वो देखो, सामने एक चुंगी है, आज रात हम वहीं रुकेंगे। चाचा हमने बहुत प्यास से पी है, थोड़ा पानी मिल जाएगा। हाँ, मिल तो जाएगा, लेकिन तुम्हें एक झूठ बोलना पड़ेगा। ऐसा क्यों? चुंगी वाला हिंदू है, और अगर तुमने कह दिया कि तुम महान हो, तो पानी तो नहीं पिलाएगा, मारेगा अलग से। जाओ कहोगे, मुसलमान हो। हाँ, ठीक है। पापा कुछ तो पाए होगा, बहुत प्यास लगी है। हाँ, तो जाओ झूठ बोलो कि मुसलमान हो और अपनी किस्मत आजमाओ। तुम ना सामान के पास बैठो, हम कुछ रात देंगे। काका, कोई है काका? अरे कौन है? इतनी रात गए, देखिए जरा। काका, हमें थोड़ा प्यास लगा, पानी मिल जाएगा? अरे सूफी हो भाग्यवान, बच्चे हैं, प्यास लगी है, पानी मांग रहे हैं। अरे तो पूछ तो लीजिए कौन सी जात के है। किस जात से हो? मुसलमान। किस जात से? मुसलमान। न महान हो न मुसलमान हो, भले ही छोड़। रात को आ गए। आदमी गरीब होता है ना, पैसों से गरीब नहीं होता, अपनी जात से गरीब होता है। तो अब हम क्या करें? सो जाओ यही, क्या मेरे सिर पर बैठोगे? तुम सब सो जाओ, मैं तुम्हारा और सामान का ध्यान रखता हूँ। और इस तरह इस घटना की भीमा के जीवन पर अमिट छाप। वे तब 9 साल के थे। वे जानते थे कि वे अछूत हैं और अछूतों को कुछ अपमान और विवाद सहना पड़ता है। लेकिन इस घटना ने उन्हें झकझोर के रख दिया। उन्होंने इस रेल यात्रा के बाद छुआछूत के विषय में बहुत गहराई से सोचा। और बस सोचना ही नहीं शुरू किया, इस तरह की मशक्कत के लिए पढ़ाई भी करनी शुरू की, जिससे आगे चल के इस भेदभाव और नाबराबरी वाले समाज को खत्म किया जा सके। लिटिल स्कूल से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास की, और बड़ौदा के महाराजा के स्कॉलरशिप की मदद से कोलंबिया और फिर लंदन गए। लंदन से वापस आकर जैसा कि तय हुआ था, बड़ौदा राज्य में नौकरी करने लगे।
मन माना माला फेरे टोपी पहिरे छातिलक मन माना कहे कबीर। स्टेशन पहुंचने के बाद मेरे मन में बार बार बस यही सवाल था कि यहां से बाहर जाऊं कौन रखेगा मुझे। बस ये दोनों सवाल मुझे बहुत अंदर तक परेशान कर रहे थे और धीरे धीरे सब लोग जा चुके थे स्टेशन सुनसान था। मैं वहां अकेला। कुछ गाड़ी वाले जिनको अब तक कोई पैसेंजर नहीं मिला था वो रुके हुए थे या शायद मेरा इंतजार कर रहे थे कि मैं उनसे कहीं चलने की बात। उससे पहले मुझे ये ध्यान आया कि हिंदू होटल, लेकिन वहां ठहरने का एक ही उपाय था कि मैं झूठ का सहारा लूं। लेकिन मैं ऐसा चाहता नहीं था। दरअसल उसके अंजाम से मुझे एक खौफ और एक डर लग रहा था, तो इसलिए मैंने वहां जाना मुनासिब नहीं समझा। और जो कुछ गाड़ीवान खड़े थे उनमें से भाई जरा आइए जरा। यहाँ कैंप के पास कोई होटल है? हाँ है तो एक पारसी सराय है, वो पैसा देके ठहरने देते हैं, पर वो केवल पारसियों के लिए। आगे देख लीजिए आप। गाड़ीवान की ये बात सुनकर मैं खुश हूँ, इसलिए कि पारसी धर्म में धर्म के आधार पर छुआछूत नहीं। भले ही मैं पारसी नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं उन्हें पैसे देकर मना। चलिए पारसी सराय ले चलते हैं। ये एक डबल स्टोरी बिल्डिंग थी जिसके ग्राउंड फ्लोर पर एक पारसी फैमिली थी जो यहाँ आने जाने वालों का ध्यान रखते थे और उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया। फर्स्ट फ्लोर पर एक छोटा सा बेडरूम था और उसी से अटैच बाथरूम और एक हॉल था जिसमें कुछ टूटी हुई कुर्सियाँ, कुछ सोफे, कुछ बेंच और ये कबाड़ भरा रहता था। और इसी के बीच मुझे वहाँ तन्हा रखा। मैं हिंदू। हिंदू तुम यहाँ नहीं रह सकता है। भेज तो सामान बाहर दो। यहाँ बस पारसी लोग रह सकता है। जब मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं है तो फिर आपको क्या परेशानी है? तुमको नहीं, हमको परेशानी होगा। हमको ये मैं महाराज बड़ौदा के यहाँ नौकरी करने आया। तुम कुछ भी करने आया हो, तुम नहीं कह सकता है। हमको शहर में रहने वालों का पूरा रजिस्टर मेंटेन करना होता है। तो ठीक है, मैं कोई पारसी नाम लिख देता हूँ और फिर आपको कुछ पैसे कमाने का मौका मिल जाएगा। मैं गलत कह रहा हूँ? ठीक है। 1.5 रुपए रहने और खाने का और रजिस्टर में पारसी नाम दर्ज करना होगा। एक बात और, दोस्त लोग यहाँ नहीं मांगता है। इनके खाने
जाती थी, नाश्ता मिल जाता था और रात का खाना। यहीं से मैं ऑफिस जाता था और इसी रूटीन पर मेरी जिंदगी बीती। मैं ज्यादातर वक्त बाहर रहता, ऑफिस के दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता था, इसलिए कि सराय में वापस आकर ठहरना मेरे लिए बहुत ही हॉरिफाइंग और ड्रिवल एक्सपीरियंस। एक तो ये तरह कोई आदमी राजस्थान में बात तक करने के लिए किससे बात, और ऊपर से उस हॉल में चमगादड़ की चीजें। और फिर मैं डरने लगा था इसलिए कि मैं ये सोचता था कि मैं किसी दिन पहचान लूंगा। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। ये उस फारसी सराय में मेरी स्टे का 11वां दिन था। माय डूम्सडे राइट। मैं आज पर शेड्यूल सुबह के 10 बजे तैयार होकर चाय पीकर और मैं ऑफिस के लिए निकलने वाला था। मैं महाराज बड़ौदा के यहाँ नौकरी करने आया हूँ और मैंने अपने क्वार्टर के लिए एप्लीकेशन दे दी है। बस एक हफ्ते में मुझे वो क्वार्टर मिल जाएगा तो मैं ये जगह खाली कर दूंगा। तो बस एक हफ्ते की मदद दे दीजिए। मुझे लगता है इस सब के हिसाब से अंकल को एकत्र होने देंगे हमें। कौन है तू? भाई साहब आप किस मजहब से हो तुम? अरे ये क्या बताएगा? बदमाश आदमी है। इसने पास इस तरह को बंद कर दिया। अरे भाई सुनिए तो सर, मेरी बात तो सुन लीजिए। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं सिर्फ एक हफ्ते की मोहलत जो भी हो तो जहाँ भी काम करता हो शाम तक ध्यान नजर नहीं आना चाहिए, समझा? वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। चलो बे, तुझे तो बताऊंगा मैं।
महिलाओं के भी अधिकार मिल जाएंगे, बराबरी का दर्जा मिल जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कभी इस देश से खत्म नहीं होगा रमा, कभी खत्म नहीं होगा। ये तो आप पहले से ही जानते थे ना साहब कि आपकी कोई कदर नहीं करेगा। आप चाहे विदेश से जितना भी पढ़ के आ जाए। हाँ, लेकिन एक्सपीरियंस जब खुद पर बीतती है उसका अंदाजा भी नहीं होता। मैं जब से भारत में आया हूँ हर जगह मैंने यही देखा, कभी मेरे साथ, कभी और लोगों के साथ। औरंगाबाद जब मैं पहुंचा तो वहाँ मुसलमानों ने उसके लेकर मुझे मानी। वहाँ एक लड़के ने अपनी नौकरी के छीन जाने का वो विकता उसने सुनाई, और उसके बाद मैं और भी घुटन में भर गया। मैं और भी घुटन में भर गया। साहब आप ही तो कहते हैं जिंदगी का मतलब दुख है, पीड़ा सहन करना है। अगर आप ही उसमें दब जाएंगे तो फिर हमारे लक्ष्य का क्या होगा? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बैठ जाओ। देखिए, अगर आप मेरे बारे में कुछ महसूस करते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस बात को अपने मन से निकाल दीजिए। आप उन हजारों औरतों के बारे में सोचिए जिनकी पीड़ा मेरी जैसी है। लेकिन रमा, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। मैं कुछ भी करूँ इसके बाद वो व्यर्थ है, इसलिए कि तुम मेरा बहुत बड़ा सहारा होगा। मैं जब भी जिंदगी में विचलित होता हूँ, अपने राह से भटक जाता हूँ या टूट कर बिखरता हूँ, तुम मेरे लिए क्या हो? जब आप ऐसी बात करते हो फिर भी बच्चे डरते हैं। लेकिन साबित ऐसा कुछ बचपना नहीं चलेगा। आपको उन हजारों औरतों के बारे में सोचना है, उन दलितों के बारे में सोचना है, उन पिछड़ी जाति वालों के बारे में सोचना है, जिनके लिए आपने इतनी पढ़ाई करी है, इतनी मेहनत करी है। अगर आप ही ऐसे टूट जाएंगे तो हमारे मिशन का क्या होगा साहब? बताइए ना। लेकिन रमा, मैं तुम्हें सहारा नहीं छोड़ूंगा। उस मिशन का क्या होगा मेरी कुछ समझ में नहीं आता। तुम ही चाहे मैं रहूं या ना रहूं, आपको ये मिशन जरूर पूरा करना पड़ेगा साहब। जरूर करूंगा। आई प्रॉमिस। तुम भी साथ हो। उन लोगों का क्या होगा जिनकी नशा नहीं रहती है, ना उनको पढ़ाई का मौका मिलता है, ना वो अच्छी जीवन जी सकते हैं, ना वो मंदिर जा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते साहब। इसके लिए आपको ये मिशन पूरा करना पड़ेगा। क्या करूंगा? कि वो जो सपनों की किताब जिसके बारे में आप हमसे बताते हैं, वो आपने बना दी है। वो देखिए, दूर खड़े हैं आप, एक हाथ में सबको हक दिलाने वाली किताब एक हाथ में लेके खड़े हैं साहब, और दूसरे हाथ से सबको एक होने के लिए कह रहे हैं, सबको एक होने के लिए। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic,
and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, fraternity, assuring dignity of individual and unity and integrity of the nation. On this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution.